नमस्ते, सदावत सलाम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना अब स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हल्के वजन वाले पोर्टेबल रेडियो रिले इक्विपमेंट्स को खरीदने जा रही है, जिनकी 140 यूनिटें खरीदी जाएंगी। और सबसे खास बात है कि इनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में किया जाएगा, खासकर कि पहाड़ों में। कहा जा रहा है कि इसका वजन 35 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी जो संचार रेंज है यानी कि कम्युनिकेशन रेंज है वो 15 किलोमीटर की होनी चाहिए, वो भी फिक्स फ्रीक्वेंसी मोड में। और फ्रीक्वेंसी होपिंग मोड में इसकी रेंज 25 किलोमीटर होनी चाहिए। साथ ही इसमें 256 PTS इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी इसमें होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना अब जल्द ही वरुण एयर मोबिलिटी व्हीकल को शामिल करने वाली है, जिसे कि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। वरुण जो कि ऑटोनॉमस मल्टीकॉप्टर ड्रोन है, इसे भारतीय नौसेना की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल इंसानों को ढोने और लॉजिस्टिक्स को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसे रिमोटली भी ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही साथ पहले से निर्धारित रूट पर भी इसे संचालित किया जा सकता है। और ये 130 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है और ये 25 किलोमीटर की यात्रा 30 मिनट में पूरी करता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि Su-30 अपग्रेड के तहत जो एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट है उसे फाइनलाइज किया जा चुका है और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में सभी भारत निर्मित सिस्टम लगे होंगे, न कि कोई रशियन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। और पहले बैच में करीबन 84 यानी कि 84 Su-30 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा और ये जो अपग्रेडेड किट होगी वो 2026 से लगाई जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा आपको मालूम है कि अप स्केल उत्तम रडार भी तैयार किया जा रहा है सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगा और 2025 तक इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी पूरे हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने MRFA टेंडर को लेकर एक और बड़ी बात कही है, जिसमें कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने MRFA टेंडर में 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने 114 MRFA टेंडर में 4.5 जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट से लेकर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शामिल करेगी। साथ ही भारतीय वायुसेना को कई विमान निर्माताओं की तरफ से प्रपोजल भी मिल चुके हैं, जो कि अपने 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट्स का ऑफर तो कर ही रहे हैं। वहीं रशिया ने तो अपने Su-75 का भी ऑफर भारत को कर रखा है, लेकिन आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना Su-75 को तो कतई नहीं लेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि UAE ने रशिया के Su-75 प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी है। ऐसे में ये तय समय पर अपनी उड़ान नहीं भर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों रशिया भारत को अपने Su-57 जो कि 5th जनरेशन का एकमात्र एयरक्राफ्ट है उनका, जो कि उत्पादन में उसकी पेशकश भारत को लगातार कर रहा है। और भारत आपको मालूम है कि 2018 में ही FGFA प्रोजेक्ट से हट गया था, लेकिन रशिया अभी भी भारत को Su-57 फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है। वहीं दूसरी बात आती है अमेरिका के F-35A फाइटर जेट को लेकर, जिसे अभी तक भारत को ऑफर नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश थिंक टैंक और ये जो जापानीज मीडिया है, जिन्हें कि मैं ये पर्सनली कहूंगा कि ये जो लॉबी कर रही हैं, उनका कहना है कि भारत चुपचाप तरीके से F-35 की खरीद के लिए मोल भाव कर रहा है अमेरिकी सरकार के साथ, जिसे कि भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह बात तो तय है कि भारतीय वायुसेना ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी MRFA के तहत शामिल करने की बात को कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती इस लॉबी के चक्कर में फंसकर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना ने अपने एक प्रमोशनल वीडियो में 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 में जैमर प्रतिरोध यानी कि जैमर रेजिस्टेंस और इसका जो स्वदेशी सीकर है उसमें भी सुधार होगा। साथ ही दोस्तों इस मिसाइल के रेंज और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर को भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा भारत ने अपने अस्त्रा मार्क 3 पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक होगी और इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR प्रपल्सन होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में DRDO ने लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण SFDR तकनीक के कई परीक्षण भी किए हैं। और SFDR टेक्नोलॉजी का मतलब साफ है कि भारत अब अपनी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को और ज्यादा सक्षम बनाएगा। और जो इस क्लास की यानी कि इस वर्ग की जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलें हैं, उन्हीं में भारत की स्वदेशी मिसाइलें भी जुड़ जाएंगी, खासकर कि MBDA की मीटियोर, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के राफेल विमान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है, जो कि इजेक्टर लॉन्चर को लेकर है। दरअसल Su-30 के इजेक्टर लॉन्चर से अस्त्रा मार्क 2 को
रिलीज करते हुए दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि इजेक्टर लॉन्चर के इस्तेमाल से मिसाइल जैम नहीं की जा सकती, जो कि रे लॉन्चर हो सकता है। और यही नहीं दोस्तों, ये जो इजेक्टर लॉन्चर है वो एयरक्राफ्ट को किसी भी क्षति से बचाएगा और मिसाइल को सुरक्षित रूप से बाहर करेगा, खासकर की एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशन में। अब ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 वेरिएंट के बाद रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 एयर टू सरफेस मिसाइलों में भी इजेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना बाय इंडियन कैटेगरी के तहत 106 इनिशियल नेविगेशन सिस्टम की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया है। कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम होगा, यानी कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, इसे हल्के वाहन पर लगाया जाना है और इसमें जीपीएस, इनिशियल मेजरिंग यूनिट, कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट, ऑप्टिकल डिवाइस, ट्रांसफरिंग ओरिएंटेशन के लिए ऑप्टिकल डिवाइस, लेजर रेंज फाइंडर और पावर सप्लाई मॉड्यूल्स पर यह आधारित होना चाहिए। और यही नहीं, इनकी हैंडलिंग के दौरान झटके ना लगे, इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो हल्के वाहन जिनमें ये सिस्टम लगाया जाएगा, वो अपने क्रॉस कंट्री और रोड पर जब चलेंगे तो इनमें कंपन नहीं होना चाहिए और ये जो सिस्टम है इसका वजन 150 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि एक दुखद खबर है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास आज भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में एक पायलट वीर गति को प्राप्त हो गया। सेना के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है, वहीं रेस्क्यू टीम समय पर पहुंच भी गई, लेकिन अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किस वजह से हुई, इसके कारण सामने आने बाकी है। लेकिन दोस्तों, कारण क्या सामने आने बाकी है या आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जरूरत से ज्यादा पुराने हो चुके ये जो चीता हेलीकॉप्टर है, जिन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। ऐसे में इस दुर्घटना का कारण ये भी माना जा सकता है कि इसकी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ होगा। कहा जा रहा है कि 2 पायलट इसे ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कि जो सौरभ यादव थे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। दोस्तों, दशहरे के इस पावन मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली के औली सैन्य स्टेशन में सैन्य प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ शस्त्र पूजा की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां हथियारों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश के गौरव हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आ रही है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद ने कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाया और 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने 42,000 लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। भैया, हमें पाकिस्तान से क्यों बात करनी है? हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे और भारत सरकार आतंकवाद को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी और अंत तक इसका सफाया करेगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग अक्सर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितने गाँव में बिजली कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 सालों में सुनिश्चित किया है कि कश्मीर के सभी गाँव में बिजली कनेक्शन हो। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जहां भारतीय सेना ने एडवांस में ही दशहरा बना लिया। जी हां दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना ने कश्मीर के शोपियां में 4 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए, जिसमें कि इन आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया। कहा जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े थे। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पुलवामा में विशेष पुलिस अधिकारी जावेद डार की हत्या में ये शामिल भी थे। इन्होंने 2 अक्टूबर को जावेद डार और 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या की थी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने पीओके को आजाद कश्मीर बताया और यही बात अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने एक ट्वीट में ये बात कही है और ब्लूम के इस आजाद कश्मीर वाले बयान से भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। दरअसल पीओके आपको मालूम है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत ने पिछले दिनों पीओके का दौरा किया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट में पीओके को आजाद कश्मीर बता डाला और इस ट्वीट से अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया है, लेकिन अब इस मामले ने चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने हमेशा से कश्मीर मसले को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने की बात कही है, लेकिन उसने आजाद कश्मीर का जिक्र करते हुए नई बहस छेड़ दी है। और ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कंवर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर है और दूसरी तरफ अमेरिका ने इनके F-16 फाइटर जेट्स की मदद करनी शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं
हमें इनसे दोस्तों, आप कह रहे हैं ना कि F-18 ले लो, इनसे F-18 ले लो, इनसे कुछ नहीं लेना होगा, बल्कि भारत को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट को तेजी से इनका निर्माण करना होगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे हैं और अमेरिका अब यू टर्न लेने की जो उसकी आदत है उसी पर आ गया है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से हथियारों की बिक्री पर निर्भर रहे हैं। अपने हथियारों की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की जरूरत पड़ती है, जबकि भारत अगर अमेरिका से कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है तो वो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर जोर देता है। इसके अलावा पाकिस्तान को ऑब्वियस सी बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज की जरूरत है, ताकि वो चीन का कर्ज अदा कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था की जान बचा सके। और पाकिस्तान को वो कहावत है ना दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा, तो जो तिनका है वो अमेरिका ने इनको सही समय पर दे दिया है और यही भारत के लिए एक परेशानी बन रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस जगत से आ रही है। दरअसल दोस्तों, मंगल ग्रह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि मंगल के दक्षिण ध्रुव में शोधकर्ताओं को तरल रूप में पानी के संभावित अस्तित्व नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, किसी भी ग्रह का उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो कि बर्फ से ढका हो उसे आइस कैप कहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पानी तरल अवस्था में है। दरअसल शोधकर्ताओं ने इसकी ऊंचाई में सूक्ष्म पैटर्न की पहचान करने के लिए आइस कैप की ऊपरी सतह के आकार के अंतरिक्ष यान लेजर अल्टीमीटर माप का उपयोग किया। उन्होंने इसके बाद दिखाया कि ये पैटर्न कंप्यूटर मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं कि कैसे आइस कैप के नीचे पानी का एक निकाय सतह को प्रभावित करेगा, और वैज्ञानिकों के प्रमाण पहले के ही तुलना में बिल्कुल सटीक निकले। कहा जा रहा है कि पृथ्वी की तरह मंगल के दोनों ध्रुवों पर पानी की मोटी बर्फ है, जो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के संयुक्त आयतन के बराबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये बात सत्य होती है तो आने वाले समय में इंसान मंगल पर शहर बसा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।